हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ग्लूमी विंग्स में आपका स्वागत है। आप लोगों से मैं एक छोटा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपको पता ही है मेरी चैनल की हालत क्या है। आजकल व्यूज़ ठीक से आ नहीं रहे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं वो सब मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मेरी चैनल का एंगेजमेंट बढ़ेगा और शायद मेरी चैनल फिर से अच्छे से चलने लगे। तो मैं आज 50 लाइक का टारगेट रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये टारगेट पूरा कर देंगे। अगर आप मुझे कोई घटना भेजना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानियाँ। आज की कहानियाँ मैंने एक वेबसाइट से ली है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। ये एक सच्ची घटना है जो कि मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी थी। हम लोग ऐसे ही गलियों में 11 बजे तक घुमा करते थे। हमारा टाइम फिक्स्ड था। हम लोग उस टाइम पे हाई स्कूल में थे। रेलवे क्रॉसिंग के पास एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में एक विधवा औरत को किसी ने मार दिया था। उस टाइम पे मैं कोचिंग से अपने घर के तरफ जा रहा था और मैंने उसका चेहरा देखा था। एकदम सफेद पड़ गया था उसका चेहरा। तकरीबन 20 पुलिस वाले उस औरत के आसपास थे। सच बोलूं तो मैंने उसे भयानक घटना मेरी जिंदगी में नहीं देखी थी। उस टाइम पे मेरी उम्र 16 या 17 साल की थी। दिन ऐसे ही बीतते गए। लोगों ने भी धीरे धीरे उस दुकान वाली औरत के बारे में सोचना बंद कर दिया और फिर उसकी दुकान भी धीरे धीरे करके कबाड़ी की दुकान बन गई। मैं भी उस घटना के बारे में भूल चुका था और ऐसे ही मेरे दिन नॉर्मल ही जा रहे थे। ठंडी के वक्त की बात है। मैं और मेरा दोस्त ऐसे ही गली में घूमते जा रहे थे। घूमते घूमते वही बातें कर रहे थे, जैसे लाइफ के बारे में, लड़कियों के बारे में। आप समझ सकते हो ना। उस टाइम पे मैं सिर्फ 17 साल का था। हम लोग वहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास रुक गए। फिर हमने देखा कि वहाँ पे किसी ने आग जलाई हुई है। थोड़ी आग बची थी, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना वहाँ जाके थोड़ी देर बैठते हैं और फिर घर चले जाएंगे। हम लोग तुरंत ही वहाँ बेंच पड़ी थी, वहाँ जाके बैठ गए और हम लोग हमारी लाइफ के बारे में ऐसे ही बात कर रहे थे। ठंडी बहुत लग रही थी, पर बातें भी इतनी मज़ेदार थी कि हम लोग उठ नहीं पाए। फिर धीरे धीरे करके वो आग बुझ गई और हम लोग तकरीबन 11 बजे घर जाने के लिए निकल पड़े। उस कबाड़े की दुकान से एक आवाज़ आई, बैठो बेटा, मैं आग जला देती हूँ। फिर मेरे दोस्त ने ये बोला कि ओके आंटी। हम लोग फिर चलने लगे। 5 मिनट होते ही मुझे एकदम से डर लगने लगा और मुझे एकदम से ठंडी लगने लगी। मुझे ठंडी डर से लग रही थी, ना कि ठंडी की वजह से। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, क्या हुआ यार, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। मैंने फिर मेरे दोस्त से बोला, यार तुझे वो आंटी पता है जो ये दुकान चलाती थी, उसकी मौत तो सितंबर में हो चुकी है। ये दुकान उसकी कबाड़े की दुकान है और उस कबाड़े की दुकान से किसी की आवाज़ आना नामुमकिन है और वो आवाज़ वही आंटी की थी यार। ये सुनते ही मैं और मेरे दोस्त एकदम से भागने लगे और पता नहीं वो लोग कहीं उस धुंधले से वातावरण में गायब हो गए। दूसरे दिन हम लोगों ने उस जगह को देखा। वो जगह तो एकदम से कबाड़ा थी। दुकान पे मिट्टी थी कि जैसे महीनों तक इसको किसी ने खोला ना हो और वहाँ पे टूटी हुई बेंचेस थी जहाँ पे हम लोग तकरीबन 1 घंटा बैठे थे। उन आंटी के मर्डर की मिस्ट्री अब तक सुलझी नहीं थी। पर सच बोलूँ तो ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे ख़राब एक्सपीरियंस था। आप इमेजिन कर सकते हो आधी रात में उस औरत का आवाज़ देना जो कि जिंदा ही ना हो। वो इमेजिन करते ही मेरे डर की सीमा नहीं रहती। पता नहीं ये घटना आपको डरावनी लगेगी या नहीं। मेरे पापा के साथ एक भूतिया घटना घट चुकी है, जिसके बारे में जानने के बाद उनको बहुत दुख हुआ। उसके बारे में मेरे पापा ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। ये कहानी तो मुझे मेरी दादी माँ ने शेयर की थी। ये कहानी लगभग 1970 और 80 के बीच में घटी थी। ये घटना मुंबई की थी। आपको तो पता ही होगा कि उस टाइम मुंबई को बॉम्बे कहते थे
और उस टाइम पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी, लोग चौल में रहते थे। एक माले पे लगभग 10 या 15 घर थे और फिर सबके लिए कॉमन बाथरूम हुआ करता था। मेरे पापा पुलिस में थे। जब उनकी सिलेक्शन हुई तो उनको महीनों की ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। मेरे पापा 2-3 महीने के बाद ट्रेनिंग से लौटे थे। मेरे पापा की पोस्टिंग एक पुलिस स्टेशन में हो चुकी थी। ज्वाइन करने से पहले मेरे पापा घर आए थे। मेरी दादी माँ बहुत खुश थी। तकरीबन रात के 11:30 बजे थे जब मेरे पापा घर आए। घर आते ही मेरे पापा बाथरूम गए। आपको तो पता ही होगा कि उस टाइम पे लोग जल्दी सो जाते थे, क्योंकि लोगों को काम करने भी सुबह सुबह जाना पड़ता था। मेरे पापा फिर अपना काम ख़त्म करके बाहर आए। जैसे ही वो बाहर आए, उनको एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उनकी जानी पहचानी थी। मेरे पापा पीछे मुड़े। ये तो उनके बेस्ट फ्रेंड छाया की थी। मेरे पापा और छाया दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। उनकी अच्छी जमती थी। छाया आंटी की शादी पिछले साल ही हुई थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। मेरे पापा की वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी। मेरे पापा छाया आंटी से सब कुछ शेयर करती थे। जब उन्होंने छाया आंटी को देखा तो मेरे पापा बहुत खुश हो गए। उन्होंने थोड़ी देर तक बातें की। मेरी दादी माँ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरे पापा उस टाइम पे घर लौटे तो मेरी दादी माँ को लगा कि शायद मेरे पापा उनके किसी दोस्तों से मिल के आए होंगे। फिर मेरी दादी माँ ने पूछा कि उनको आने में इतनी देर क्यों हो गई। मेरे पापा ने खुशी से बोला कि वो छाया को मिले और उन्होंने तकरीबन आधे या फिर 1 घंटे तक बात की। मेरे पापा के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी, क्योंकि जब छाया आंटी की शादी हो गई तो वो किसी और जगह शिफ्ट हो चुके थे और वो लोग कांटेक्ट में भी नहीं थे। इसलिए लंबे समय के बाद मिलने के बाद दोनों के खुशी के ठिकाने नहीं थे। मेरी दादी ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया। वो जैसे एकदम से चुप हो गई। खाने के समय मेरे पापा ने मेरी दादी माँ से पूछा कि आपने ज़्यादा क्यों रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर मेरी दादी माँ ने मेरे पापा से कहा कि छाया मर चुकी है। उसके हस्बैंड सास ससुर ने उसको बहुत सताना शुरू कर दिया था और उसको ज़िंदा जला दिया। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके ससुराल वालों ने उसको बची हुई दहेज मांगी। दहेज ना देने पर उसको ज़िंदा जला दिया गया। पिछले महीने ही उसकी मौत हो चुकी है और उसको फांसी के जगह में ही अंतिम संस्कार और जलाया गया था। छाया मरने से पहले अपने घर भी 2-3 बार आ चुकी थी और तुम्हारे बारे में भी पूछ रही थी और वो कह रही थी कि वो तुम्हें बहुत मिस करती है। ये सुनते ही मेरे पापा का जैसे दिल टूट गया। 2-3 हफ्ते तक बेड पे ही रहे। उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। उनको तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेस्ट फ्रेंड अब नहीं रही। उन्होंने मेरी दादी माँ से कहा कि जब उन्होंने छाया से बात की थी तो उन्हें एक पल के लिए भी नहीं लगा कि ये सब कुछ झूठ है। उनको सब कुछ सच लग रहा था। मेरे पापा को तो इतना भी बुरा लगा था कि उन्होंने आखिरी समय में छाया की कोई भी हेल्प नहीं की, उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। फिर मेरे पापा ने छाया के ससुराल का एड्रेस लिया और वहाँ जाके मेरे पापा ने छाया आंटी के हस्बैंड से मिले और उनको बहुत मारा, पर वो अब कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि मारने से छाया आंटी वापस नहीं आती। ये कहानी भले आपको डरावनी ना लगे, पर आप सोच सकते हो कि एक मरा हुआ इंसान जब अपने से बात करता है और उसके बारे में अपने को पता चलता है तो अपने डर का ठिकाना नहीं रहता। ये घटना मेरे पापा ने मेरे साथ शेयर की थी। मेरे पापा अभी तो रिटायर्ड गवर्नमेंट डॉक्टर है। उस टाइम पे उनकी पोस्टिंग मानिकपुर नाम के एक जगह पे हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है। हम लोग मऊदाहा में रहते थे। पापा वहाँ से ट्रेन से जाते थे। एक रात की बात है, ठंड का मौसम था। तकरीबन रात के 2:30 बजे होंगे। ट्रेन ने पापा को स्टेशन पे छोड़ा था। रात में बहुत ठंडी थी और पैसेंजर्स भी बहुत कम थे। मेरे पापा आखिरी शख्स थे जिन्होंने स्टेशन से अभी अभी बाहर कदम रखा था। पापा को
कह दिया गया था कि उनको कोई लेने आएगा। तो पापा ने सोचा कि क्यों ना उस आदमी का थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। मेरे पापा स्टेशन के बाहर आके उस आदमी का इंतज़ार करने लगे। मेरे पापा ने देखा कि एक पेड़ के नीचे थोड़े लोग चादर ओढ़े हुए बैठे हुए हैं और वहाँ आग भी जल रही है। तो मेरे पापा ने सोचा कि क्यों ना वो आदमी उन्हें लेने आए, तब तक वहाँ जाके बैठे और थोड़ा सेक लेते हैं। पर गड़बड़ यहाँ ही थी। जैसे ही मेरे पापा वो लोगों तक जाने लगे, वो लोगों की हाइट अचानक से बढ़ रही थी। उनके चेहरे भी धुंधले होते जा रहे थे। पहले तो मेरे पापा ने सोचा कि ये पक्का उन्हें भ्रम हो रहा है, क्योंकि वो बहुत थक चुके थे और उन्हें नींद भी आ रही थी। पर जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, उनकी हाइट फिर से बढ़े जा रही थी। उनको लगा कि कुछ तो गलत है। तो फिर मेरे पापा ने सोचा कि फिर से लौट के स्टेशन जाना ही समझदारी की बात होगी। वहाँ जाके मेरे पापा ने अच्छे से देखा तो उन्हें पता चला कि वो तो उन लोगों के घुटने हैं जहाँ वो लोग बैठे हुए हैं, और वो घुटने जैसे कि पलाठी मारे हुए वो लोग बैठे हुए हैं। वो देख के मेरे पापा की तो जान निकल गई। वो डर से कांपने लगे और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद वो आदमी मेरे पापा को लेने आया। मेरे पापा ने जो भी देखा उस आदमी से शेयर किया। फिर मेरे पापा ने कहा कि वहाँ जाके देखो, अभी भी वो लोग होंगे। पर जब वो आदमी वहाँ गया तो वहाँ ना तो कोई आग थी ना तो लोग। उसने फिर मेरे पापा से कहा कि पास ही में ही श्मशान है और ऐसी चीज़ें हर वक्त यहाँ घटती रहती है। आपको इन चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए, आपके लिए वो डरावनी साबित हो सकती है। मेरी ट्रेन सुबह सुबह कानपुर से थी। मैं मेरे दोस्त के घर ठहरा हुआ था और उस एरिया में सिर्फ मेरे दोस्त का ही घर था। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा चल के जाते हैं और आगे से ऑटो रिक्शा ले लेंगे। तो मैंने और मेरे दोस्त ने ये तय किया कि हम लोग मेन हाईवे तक जाते हैं और वहाँ से कोई ना कोई ऑटो ले लेंगे और वहाँ से स्टेशन चले जाएंगे। तो हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया, जो कि तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर का था। हम लोगों ने तकरीबन 3 बजे से चलना शुरू कर दिया। जैसे ही 1.5 या 2 किलोमीटर तक हम लोग गए होंगे कि हमको कुछ बोर्ड जैसा दिखा। हम लोग चलते ही जा रहे थे, पर वहाँ जंक्शन पहुँचने से पहले ही हम लोगों को कोहरे में कुछ दिखा। पता नहीं वो चीज़ क्या थी, वो एकदम से अलग ही चीज़ थी। पर फिर भी हम लोगों ने सोचा कि इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, थोड़ी देर में वैसे भी हम लोग पहुंच जाएंगे। जब हम लोग जंक्शन तक पहुंचे तो हमने पीछे मुड़ के देखा। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो हम जैसे जम गए थे। वो चीज़ हमारे तरफ ही देख रही थी। मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि ये शायद हमारा भ्रम होगा, पर कुछ ऐसा नहीं था। फिर हम दोनों ने एक दूसरे से बात की और ये कंफर्म कर लिया कि मेरे दोस्त ने भी वही चीज़ देखी है। फिर थोड़ा आगे हम लोगों को एक छोटा सा मंदिर दिखा। फिर हम लोग वहाँ देखे तो हमें एक औरत जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी। हमको तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हमने क्या देखा, क्योंकि ये चीज़ भरोसा करने लायक ही नहीं थी, क्योंकि वो चीज़ हाईवे पे थी। हम लोगों ने फिर भागना शुरू कर दिया और हाईवे के एक कोने पे आके हम लोग रुक गए। हम लोगों ने फिर लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आया था कि एक भूतिया चुड़ैल कैसे मंदिर में जा सकती है। फिर हमने खुद को दिलासा दिया कि ये पक्का कोई आदमी होगा जो पूजा कर रहा होगा, पर आधी रात में पूजा कौन करता है? ये सारे सवाल हमारे दिमाग में चल रहे थे। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे तो अब जाना ही था। तो मैंने ऑटो रिक्शा ले ली और चले गया। मेरे दोस्त ने सुबह तक वेट किया और फिर जैसे ही सुबह हो गई तब मेरा दोस्त वहाँ से ऑटो लेके घर चला गया। बात थोड़े दिनों के बाद की है। हम लोग वही गली से फिर से गुजर रहे थे। फिर हमने देखा कि वहाँ पे तो कोई मंदिर नहीं है। वो देख के तो मैं इतना शॉक्ड हो गया कि मुझे 10 दिन तक बुखार रहा, क्योंकि उस दिन जो हमने देखा था वो पक्का चुड़ैल थी और वो छलावा था। अगर हम लोग मंदिर तक जाते तो शायद हमारी मौत पक्की थी।
इस घटना ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसी भी कुछ चीज़ें होती है जिनके बारे में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल होता है और वो चीज़ें नॉर्मल नहीं होती और उनके बारे में और पता करना ज़रूरी है। ये बात तब की है जब मैं 14 साल का था। ये कहानी 2014 की है। गर्मियों के दिन थे। मैं और मेरी फैमिली एक घर में रहते थे जो कि शहर से बहुत दूर थी। हमारे घर में 2 रूम थी जो कि हमेशा बंद रहती थी। मैं मेरी माँ से हमेशा इस रूम के बारे में पूछा करता था, पर मेरी माँ हमेशा एक ही जवाब देती कि ये चीज़ तो घर मालिक को ही पता होगी और उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं। फिर मैंने भी कुछ ज़्यादा नहीं सोचा उसके बारे में। थोड़े दिनों के बाद की बात है, मैं मेरे घर आया। जैसे ही मैं घर आया, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मेरे पापा मेरे लिए एक नया फ़ोन लेने वाले हैं। मैं तो जैसे पागल हो गया था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। उस टाइम पे फ़ोन मिलना मतलब मेरे लिए वरदान से कम नहीं था। तकरीबन रात के 8 बजे मेरे पापा घर आए। उनके घर आते ही मेरे भाई बहनों ने उनके हाथ से नया फ़ोन छीन लिया। मेरे दूसरे भाई बहन मेरे नए फ़ोन के साथ खेल रहे थे। रात के 2 बजे तक मैंने मेरा फ़ोन यूज़ किया। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। हमारे घर का एक वरांडा था। मेरे पापा और मेरा छोटा भाई वरांडा पे सो रहे थे। मेरी माँ और मेरी 2 छोटी बहनें दूसरे साइड के वरांडा में सोई हुई थी। मैं मेरे नए फ़ोन के साथ खेल रहा था, पर थोड़ी देर के बाद मुझे थकान सा महसूस होने लगा। तो फिर मैंने मेरा सर नीचे कर दिया कान में। अचानक मुझे लगा कि कोई चीज़ मेरे आगे से गुजरी हो। सच बोलूँ तो मुझे उसका चेहरा याद नहीं था क्योंकि लाइटें बंद थी और बाहर भी अंधेरा था। मैंने देखा कि वो चीज़ उस बंद रूम में चली गई, पर यह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो रूम का ताला लगा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि ये मेरी थकान के कारण है। मैंने सोचा शायद मेरी बहन उठ गई होंगी और पानी के लिए किचन में गई होंगी। पर फिर मैंने जब ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि मेरी 2 बहनें मेरे माँ के साथ ही सोई हुई है और मेरा भाई भी मेरे पापा के साथ सोया हुआ है। कुछ बोलूँ तो उस टाइम पे मेरा दिमाग हिल गया था। मुझे एकदम से ठंड लगना शुरू हो गया था। मैं उस टाइम पे सिर्फ 14 साल का था। तो आप सोच सकते हैं कि 14 साल के लड़के के लिए ये सारी चीज़ें सोचना डरावना होगा और अगर वो देख ले तो उसकी हालत तो पतली हो जाएगी। मुझे लग रही थी कि शायद मैं मर जाऊंगा। मैं वो उस चीज़ को आज तक नहीं भूला। अब मेरे तो हाथ भी कपा रहे थे। मैं मेरे घर वालों को उठाना चाहता था पर चिल्ला नहीं सकता था। मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था। मैंने फिर सडनली मेरा फ़ोन नीचे फेंक दिया और अपने आप को चादर में कवर कर लिया। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह जब मेरी माँ ने मुझे इस हालत में देखा तो मेरी माँ ने फिर मेरे पापा से कहा। फिर मैंने उन दोनों से रात में जो भी मेरे साथ हुआ सब कुछ कहा। मैं छोटे बच्चों के जैसा रोने लगा। मेरी माँ ने मुझे शांत करने की कोशिश की। मेरी माँ ने कहा कि वो तो मेरी माँ थी जो कि किचन से पानी लेने गई थी, पर मुझे पता है मेरी माँ झूठ बोल रही थी। आप में से कुछ लोगों के लिए यह डरावना नहीं होगा, पर एक बार सोचिए 4 घंटे गर्मी में डर से 4 घंटे गुजारना, वो भी इतनी गर्मी में एक चादर के नीचे डर से कि कोई आपको मार ना दे। वो सोचकर ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल एक ही साथ आ रहे थे क्योंकि ये पक्का भूतिया घटना थी। भले ही मैं 14 साल का था, बट इस चीज़ के बारे में मैं अच्छे से जानता था। फिर मुझे PTSD से डायग्नोस किया गया। उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। अभी भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मैं जैसे अपना आपा खो बैठता हूँ। तकरीबन 5 साल तक मेरी हालत ऐसी रही। पिछले ही साल मेरी हालत ठीक हुई है, पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये चीज़ें होती है और सच में होती है। मैं एक हाईवे की कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थी।
वो छोटा सा गांव था। वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, पर सच बोलूँ तो वो गांव एकदम शांत था। कंपनी की तरफ से मुझे 3 रूम वाला एक घर दिया गया था, जिसमें एक लिविंग रूम थी और एक किचन और एक बेडरूम। वो जगह थोड़ी सी पहाड़ों की तरफ थी। मेरा एरिया एकदम शांत था, इतना शांत था कि छोटी सी छोटी आवाज़ भी सुनाई दे। मेरे घर में एक काम वाली थी जो कि 7 बजे के बाद अपने घर चले जाती थी, यानी कि 7 बजे के बाद मैं मेरे घर में अकेली थी। कई बार मैंने मेरे घर के लिविंग रूम में किसी के चलने की आवाज़ सुनी हो, और जब मैं जाके चेक करती तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई देता। कई बार तो मुझे ऐसा भी लगा है कि जब मैं अपने लिविंग रूम में टीवी देखती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता था कि दूसरी तरफ से मुझे कोई घूर रहा हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बार तो मैं डर से चिल्ला उठी, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे खिड़की से मुझे कोई देख रहा है। मुझे बहुत डर लग गया था। फिर मैंने बाद में सोचा कि पक्का ये कोई गाँव वाला होगा जो मुझे देख रहा होगा। एक दिन की बात है, मेरी बहन और मेरे जीजाजी उनके छोटे बेटे के साथ वकेशन के लिए शिमला घूमने आए थे। तो उन्होंने तय किया कि वो मेरे साथ ही थोड़े दिन रहेंगे। एक रात की बात है, मेरी बहन और जीजाजी खाना खाने के लिए मॉल रोड तक गए और मुझे भी वो लोगों ने इनवाइट किया। मैं थक चुकी थी तो मैंने उन्हें मना कर दिया। वो लोग अपने छोटे बेटे को मेरे साथ ही छोड़ के गए थे, क्योंकि वो जल्दी सो जाता है और उन्हें शायद लेट हो जाता। खाना खाने के बाद मैं टीवी देखने के लिए लिविंग रूम में चले गई और मैंने उनके बेटे को मेरे बेडरूम में छोड़ दिया था। तकरीबन रात के 9 बजे की बात है। मैं मेरे भांजे के पास गई, मैं मेरे भतीजे के पास गई और मेरे भतीजे ने उसने जो ड्राइंग बनाई थी वो दिखाने की जिद की। तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, अपनी ड्राइंग दिखा दो। मैंने फिर उसके ड्राइंग को देखा। वो ड्राइंग जब मैंने देखा तो मैंने फिर मेरे भतीजे से कहा, अरे वाह, कितना अच्छा ड्राइंग बना है तुमने, ये औरत तुम्हारी माँ है क्या? मैंने फिर मेरे भतीजे से पूछा। मेरे भतीजे ने फिर जवाब दिया। वो जवाब सुन के तो मेरे तले ज़मीन खिसक गई। मेरे भतीजे ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो वही औरत है जो कि आपके पास खड़ी थी जब आप टीवी देख रही थी। उसका ये जवाब सुन के मेरा तो डर की कोई लिमिट नहीं थी। मैं अचानक ही बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मेरी बहन और मेरे जीजाजी पास ही थे। उनको मैंने सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की जो कि मेरे साथ घटी थी, लिविंग रूम में किसी का चलना और इस ड्राइंग के बारे में। तो उन्होंने मुझे तुरंत ही कह दिया कि तू ये घर खाली कर दे, हम लोग तेरी मदद करेंगे दूसरा घर ढूंढने में। फिर मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। मैंने मेरी ज़िंदगी में भूतिया घटना नहीं देखी, पर यह घटना मेरे दादाजी के साथ घटी है जो कि एक सच्ची घटना है। और उनके पास और ऐसे भी सबूत थे कि दूसरे लोगों ने भी ये घटना को घटते हुए देखा है। जब से उन्होंने उनके साथ घटी घटना को मुझसे शेयर किया है, तब से मैं इन चीज़ों के बारे में भरोसा करना शुरू कर दी हूँ। वो कहानी सुन के मैं बहुत डर गई थी। मेरे दादाजी पिलानी राजस्थान के एक डॉक्टर थे। वो रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर थे। उन्होंने रिटायर होने के बाद क्लिनिक घर पे ही बना लिया, जहाँ पे मरीज आते थे और उनका ट्रीटमेंट होता था। पर कई बार मेरे दादाजी को दूसरी जगह जाके मरीजों का इलाज करना पड़ता था। दादाजी को एक मरीज का कॉल आया था। केस ज़्यादा सीरियस नहीं था। उनके मरीज के 3 महीने की बेटी को इंजेक्शन लगाना था। मेरे दादाजी भी बाइक लेके चले गए। अगर आप में से कोई पिलानी में रहता है या फिर उस एरिया को देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि वहाँ रेत ही रेत है। एक छोटा सा रोड है जो कि कुछ किलोमीटर तक फैला हुआ है, जब तक कि एक गांव नहीं आता। मरीज का घर तकरीबन 10 किलोमीटर का था। मेरे दादाजी ने 5 किलोमीटर पार कर लिया था। जैसे ही मेरे दादाजी आगे जाने लगे, मेरे दादाजी को एक छोटा सा बच्चा दिखा जिसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के रखा था
और उसके हाथ में 2-3 किताबें थी और मेरे दादाजी से लिफ्ट मांग रहा था। वहाँ पे स्कूल और कॉलेज कुछ ज्यादा ही थे जो कि 2-3 किलोमीटर दूर थे। तो मेरे दादाजी ने सोचा कि ये बच्चा पक्का स्कूल जा रहा होगा क्योंकि वो सुबह का टाइम था। मेरे दादाजी ने अपनी बाइक रोक दी जहाँ पे वो लड़का खड़ा था। वो लड़के ने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप मेरे दादाजी के पीछे बाइक पे बैठ गया। मेरे दादाजी ने बाइक शुरू की और आगे बढ़ने लगे। तकरीबन 1 या 2 मिनट हुए होंगे। मेरे दादाजी को ऐसा लगा कि उनके पीछे से कुछ चीज उड़ के गई हो। उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो शॉक्ड हो गए। वो लड़का जो उनकी बाइक पे बैठा था अब नहीं था, वो गायब हो चुका था। दादाजी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो दिन का टाइम था, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये सब सच हो सकता है। उन्होंने फिर सोचा कि वो उस लड़के का क्या हुआ होगा। अचानक उनके दिमाग में कुछ ख्याल आया। वो पीछे जाने लगे जहाँ से उन्होंने उस बच्चे को लिफ्ट दी थी। उन्होंने 2 साइड देखा। उन्होंने फिर वहाँ उतर के यहाँ वहाँ देखा, पर उस बच्चे का कोई भी नामो निशान नहीं था, जैसे कि वो बच्चा हवा में ही कहीं गायब हो गया हो। फिर आगे बढ़ने के बाद मेरे दादाजी एक बस स्टॉप पे पहुँचे जहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ गांव वाले आपस में बातें कर रहे हैं। फिर मेरे दादाजी ने उन गांव वालों से ये सब चीज़ें शेयर की। वो गांव वाले मेरे दादाजी की बातें सुन के हंसने लगे और कहने लगे, अरे साहब, वो तो बहुतों से लिफ्ट मांगता है और बहुतों के पीछे बैठता है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसकी तो 13 साल पहले ही एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। ये सुनते ही मेरे दादाजी बहुत डर गए। वो कांपने लगे और उनकी हालत बहुत पतली हो गई। उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने जिसे बिठाया है वो एक भूत था। घर जाने के बजाय मेरे दादाजी मरीज के घर गए और फिर अपना काम पूरा कर दिया। उस छोटी सी बच्ची को इंजेक्शन देके मेरे दादाजी वापस आ गए। आपको शायद ये स्टोरी डरावनी ना लगी हो। इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। मैं बचपन से ही इन डरावनी चीज़ों का शौकीन था, पर हमेशा मैं ये सोचता था कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा और ये सब चीज़ें सिर्फ मज़े के लिए है। ये बात तो सच है कि जिस पे बीती हो उसको ही भरोसा होता है और जिस पे ना बीती हो वो उस पे बीतने का इंतज़ार करता है। मैं दूसरे टाइप का था। एक ऐसी घटना मेरे साथ घटी जिसने मेरी सोच को एकदम से बदल दिया। ये घटना मेरे साथ 5 साल पहले घटी। गर्मियों की रात थी। वो मेरे भाई को दूसरे शहर जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे भाई को अपनी बाइक पे छोड़ देता हूँ, जो कि मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है। वो रोड एकदम से सुनसान था। रात के टाइम पे उस रोड से कोई भी नहीं जाता था क्योंकि लोगों का ये कहना था कि उस रोड पे कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है। दिन के टाइम पे भी पब्लिक ज़्यादा नहीं होती। रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं जो कि उस रोड को और डरावना बनाती है। उस टाइम पे मेरा कज़िन मेरे घर आया हुआ था, तो उसने कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ क्योंकि रिटर्न में तुम अकेले होंगे। तो उसने कहा कि क्यों ना हम उस रोड से जाए जो कि एकदम से सुनसान होता है, हमें मज़ा आ जाएगा। मैंने मेरे कज़िन को मना कर दिया। वो रास्ता हमें लंबा पड़ता और हमारे लिए वो सेफ भी नहीं था। तो मैंने फिर दूसरे रोड से मेरे भाई को स्टेशन छोड़ दिया। जब हम लोग स्टेशन पहुंचे तो हमें ये पता चला कि ट्रेन 20 मिनट लेट है। हम लोग वहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठे और टाइम पास करे, यहाँ वहाँ की बातें की जब तक कि ट्रेन ना आ गई। ट्रेन आते ही मैंने और फिर मेरे भाई को अलविदा किया। ट्रेन के जाते ही हम लोग फिर पार्किंग लॉट पे आ गए। फिर मेरे कज़िन ने कहा कि क्यों ना यार हम लोग उस रोड से जाए, मज़ा आ जाएगा। पहले तो मैंने उसे काफ़ी मना किया, पर उसने मुझे फोर्स किया और कहा कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक रहेगा। फिर मैंने भी मान लिया। वो मेरे लाइफ का सबसे खराब डिसीजन था। शायद मुझे वो रोड नहीं लेना था। हम लोगों ने फिर वही रोड लिया। मेरा कज़िन गाड़ी चला रहा था और मैं पीछे
डर से बैठा हुआ था। पहले तो थोड़े किलोमीटर तक हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, पर धीरे धीरे हवा तेज होती जा रही थी और मुझे ठंड भी बहुत लग रही थी। मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। वो इलाका एकदम से सुनसान था और उस पूरे रोड पे सिर्फ हमारे गाड़ी की लाइट थी जो कि दिखाई दे रही थी, और सिर्फ हमारी गाड़ी की ही आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी और बाकी कुछ नहीं। ऐसे ही हम आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाते ही मैंने एक सफ़ेद इंसान को हमारी गाड़ी से सडनली रोड के इस पार से उस पार जाते हुए देखा और एकदम से वो चीज़ गायब हो गई। वो देख के तो मैं चिल्ला उठा। मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मेरे कजिन ने गाड़ी रोकी और देखा कि मैं काँप रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि यार तूने कुछ देखा है क्या? तो उसने कहा कि उसने कुछ भी नहीं देखा। शायद वो गाड़ी चलाने में इतना बिजी होगा कि उसने ये सब चीज़ें नोटिस ही ना की हो। पर मुझे पक्का यकीन था कि मैंने कुछ तो गलत देखा है। फिर मेरे कज़िन ने मुझे शांत करने की कोशिश की और कहा कि तुम नींद में होंगे और इसलिए तुमने ये सब चीज़ें इमेजिन कर ली होगी। उसने मुझसे कहा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो और जब तक मैं घर ना पहुंचूं तब तक मुझे पकड़े रहना और अपनी आंखें भी ना खोलना। उसने जैसे कहा मैंने वैसे ही किया। फिर वो ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। शायद 5 मिनट ही हुए होंगे कि मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। मुझे लगा कि हिलडुल के चल रही हो, जैसे कि स्किड हो रही हो। जैसे ही मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, मैंने आँख खोल के देखी। जैसे ही मैंने आँख खोली तो स्किड हो रही थी। मैं ज़ोर से चिल्लाया और हम लोग नीचे गिर गए। मैंने फिर मेरे कज़िन को देखा तो वो डर से बहुत काँप रहा था, जैसे कि उस पे बिजली गिर गई हो, और वो वैसे ही उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और उसके हाथ काँप रहे थे। मैंने फिर उसे पूछा कि यार क्या हो गया? वो पता नहीं कुछ बड़बड़ा रहा था और उसकी उंगली किसी झाड़ियों के तरफ कर रहा था जहाँ पे बहुत अंधेरा था। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। मैंने मेरे कजिन को अपनी आंखें बंद करते हुए देखा। शायद वो बेहोश हो गया था या फिर मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो पूरे रोड पे हम लोग अकेले थे। उस सुनसान रोड पे हम दोनों अकेले थे और हर जगह अंधेरा था। मैंने उसे जगाने की कोशिश की, वो नहीं जागा। मैं हमेशा मेरे गाड़ी में एक छोटी सी बोतल रखता हूँ। मैंने उस बोतल को लिया और थोड़े छींटे उसके मुंह पे मारे। थोड़े सेकंड्स में ही उसको होश आ गया और उसने मुझे कस के पकड़ लिया। उसने थोड़ी देर तक मुझे ऐसे ही पकड़े रखा और कहा कि जब वो ड्राइव कर रहा था तो उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके बॉडी से जैसे सब कुछ निकल गया हो, और अचानक ही ऐसा लगा कि उसको जानबूझ के कोई धक्का दे रहा हो और उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर मैंने उसे कहा कि जितना जल्दी हो सके हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए, और उसे पूछा कि क्या तुम ड्राइव करोगे या फिर मैं करूँ। पर उसने कहा कि वो ड्राइव कर लेगा। उसने इतनी तेज़ी से ड्राइव किया कि जैसे कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली हो। पर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि मैं भी इतना ही डर चुका था, तो मैं भी उस जगह को जल्दी छोड़ना चाहता था। थोड़ी देर के बाद मुझे दुकानें और छोटे छोटे घर दिखने लगे। तब मेरी जान में जान आई। फिर मैंने मेरे कज़िन से कहा कि यार अब तू धीरे चला। फिर वो भी धीरे चलाने लगा। हम लोगों ने हमारी गाड़ी एक चाय की दुकान पे रोकी। उस चाय वाले को हमारे साथ जो भी हुआ सारी चीज़ें उसे शेयर की। तो उसने कहा कि तुम लोग पागल हो क्या? तुम लोग उस रोड से क्यों आए? तुम्हें पता नहीं क्या? उसने कहा कि एक औरत को उस रोड पे मरा हुआ पाया गया था। तब से लोगों को इतना डर लगता है कि वो दिन के टाइम पे भी इस रोड से नहीं आते। ये तो अच्छा हुआ कि तुम लोग जिंदा हो, वरना शायद तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाता। वो सुन के मैं और मेरा कजिन तो जैसे पागल हो गए।
हम लोगों का डर अब और बढ़ चुका था। मैं आपको सच बोलता हूँ, आज भी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लग जाता है।